लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं। इस वक्त वो सागर की सुर्खी विधानसभा सीट में है। अब कल होली थी, आज भाई दूज है, तो तमाम जितनी भी महिलाएं हैं उनको यहाँ पर बुला के और उनके साथ एक भाई वाला जो रिश्ता है वो तादाद में स्थापित करने की कोशिश उन्होंने यहाँ पर की। उनके साथ मंच पर लता वानखेड़े जो कि सागर की उम्मीदवार हैं वो भी मौजूद थी। इसके बाद उनका जो दौरा है वो राजगढ़ जिले में है, जो जहाँ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके साथ जाएंगे अभी हम। BSTV उनके साथ लगातार रहेगा और फिर बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, सियासत की बातें भी करेंगे, धार्मिक बातें भी करेंगे, क्योंकि उनका बड़ा एक ओवर कमांड है भगवान कृष्ण को लेकर। तो बहुत सारा संवाद उनके साथ होगा। आप जुड़े रहिए BSTV के साथ। तो BSTV पर इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर वो लगातार दौरे कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आप महाकाल के कारण वो जो मामला हुआ वहाँ सेलिब्रेट नहीं कर पाया। धन्यवाद। जैसा आपकी जानकारी थी कि कल होली भी थी और जन्म दिवस भी था, लेकिन सवेरे बाबा महाकाल के प्रांगण में एक अनहोनी हो गई। भस्म आरती के दरमियान एक घटना घटी आग देने की, जिसके कारण से 12-14 हमारे लोग घायल हो गए। मैंने अपना सारा कार्यक्रम कैंसिल करके मुझे लगा कि सबसे पहले हमको अपने ऐसे हालात में वहाँ रहना भी चाहिए और घायलों की मदद करना चाहिए। भगवान की दया से कोई बड़ी घटना नहीं घटी। हम कोशिश करेंगे ऐसी घटना आगे नहीं घटे, लेकिन इसका भी एक सुख है, मन में संतोष है कि परमात्मा ने मौका दिया सेवा का, तो ये जरूर करना चाहिए। जब से आप मुख्यमंत्री बने, मैं आपके लगातार तमाम हर फैसले को देखूं तो चाहे वो गुना का मामला हो, चाहे वो एक ड्राइवर को कलेक्टर ने बदतमीजी से बात कर दी, चाहे आम लोग, तो ये माने कि तीनों के मोहन के तौर पर स्थापित हो रहे हैं। देखिए, हम जिस परिवार से आते हैं वो बड़े कठिनाइयों वाला परिवार है और आदमी बड़ा बन जाए और अपनी मूल जड़ों को भूल जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो मैं अपने उस परिवार में अपने पिताजी द्वारा हमारा जो लालन पालन किया है, और ये अपना मध्य प्रदेश भी एक परिवार है, मैं दोनों में अंतर नहीं मानता हूँ। इसलिए जहाँ मुझे लगता है कि गरीबों का अपमान हो रहा है, कहीं ड्राइवरों का अपमान हो रहा है, या कोई ऐसी घटना है जो सरकार के माध्यम से सरकार की छवि खराब करती है, अधिकारियों का चित्र गलत बनता, तो मैं विरोध करता हूँ और आपको यह दिख भी जाता है। अच्छा, एक बात और हम देख रहे हैं कि आप समानांतर तरीके से काम कर रहे हैं। एक तरफ आप डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर समिट है वो लोकल लेवल पे करा रहे हैं, नदी जोड़ों के काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप धर्म को लेकर भी लगातार काम कर रहे हैं। आपने अभी दतिया में किया, फिर नर्मदा जी में किया। तो हम ये माने कि विरासत और विकास दोनों समानांतर चल रहा है। देखो, ये हमारी जड़ है, संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति। अगर हम संस्कृति से जुड़ करके काम करेंगे तो आनंद आएगा। इसलिए ये केवल पूजा पाठ नहीं, हमने तो हमारे व्रत त्योहार को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है। हमारे सारे त्योहार हमको अपनी जड़ों से जोड़ते हैं, परस्पर भाईचारा बढ़ाते हैं और विकास के लिए प्रेरित भी करते हैं। मैं इसी को मॉडल बनाता हूँ। अच्छा, एक अब थोड़ा सा पॉलिटिकल संवाद कर लेते हैं सर। अभी 28 सीटें आपके पास हैं, इस लोकसभा में लक्ष्य 29 का है। बड़ी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट के लिए कोई चुनौती नहीं है। आप देखिए, क्रमशः जनता लगातार पसंद कर रही है इस बात को। इसी का परिणाम आ रहा है कि हमारे बीच में पहले 27 सीट थी, फिर 28 हुई और अभी 29 सीटें हमारे पास आई है। छिंदवाड़ा में लगातार आप ज्वाइनिंग कराते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग छोड़ के आ गए। क्या इनपुट है आपका अभी छिंदवाड़ा को लेकर? हमारी सभी सीटें हम जीतेंगे, छिंदवाड़ा भी उसमें है। लगातार बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, ये हमको दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक बात और है सर, आप आए दिन लोग ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी में। आपके पास इतनी विराट इमेज वाले लीडर हैं नरेंद्र मोदी, जरूरत क्यों पड़ रही है आपको इन लोगों को शामिल कराने की, जब इतना बड़ा नाम आपके साथ है? तो देखो, हम किसी को शामिल नहीं करा रहे हैं। जो जिनको हमारी पार्टी अच्छी लगती है,
जो सुचिता की राजनीति चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी इच्छा होती है। तो हमने कहा कि भाई बगैर शर्त अगर आप आना चाहते हो, और भाजपा में घर बुक तमाशा देख की संस्कृति है, आपको आना, आपका स्वागत है। और इस तरह से मैं मान के चलता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी जो अच्छा काम करना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। सर, ये भोजशाला वाला जो डिसीजन हुआ वो कोर्ट के आदेश पे हुआ, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम कराते हैं। ये कांग्रेस के लोग हैं, ये जो यही हिंदू मुस्लिम देखते थे। आप दो उदाहरण देना चाहूंगा। भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर विवादास्पद किसने बनाया? भगवान उसी समय सोमनाथ में तो यह पूरा मामला कांग्रेस के लोगों ने ही सोमनाथ का मंदिर बनाया, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री उसमें लगे, लेकिन नेहरू जी ने इस मुद्दे को उलझाया अयोध्या वाले को, और लगभग 60 साल तक मामला उलझा रहा। आप देखो, बाद में राम मंदिर का मसला आते दंगे कराने का काम मुस्लिम वोट बैंक के रूप में कांग्रेस ने खड़ा किया। इसके उल्टे माननीय मोदी जी ने इस मुद्दे का समाधान किया। शिलान्यास हुआ तब भी, लोकार्पण हुआ तब भी, पूरे देश में आनंद छाया। कहीं कोई विवाद नहीं, कहीं कोई बवाल नहीं। तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको मिल के रहने की आदत है। लेकिन कांग्रेसियों को मालूम है कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे तो उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। इसलिए आज भी जो दिग्विजय सिंह जी की आप बात कह रहे हो, वो आज भी कहते कि मंदिर बनने का मुद्दा नहीं है, इनको तो वहाँ ढांचा गिराना था। जिस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से समाप्त कर दिया, उस विषय पे भी प्रश्न खड़े करना, ये इनका चरित्र है। एक बात और भी है सर, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और इस समय जेल में है, आपकी टिप्पणी? बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा हूँ, केजरीवाल जी जीवन भर झूठ बोलते रहे और ये उनकी पराकाष्ठा है। उनने कहा था कि हम शराब का विरोध करते हैं, वो लोकपाल मामले को लेकर सुचिता की बात करते रहे। उनके मंत्री 2-2 साल पहले जेल में बंधे, लेकिन इनको शर्म नहीं आती है। ये अपने 21 अलग अलग लोग इनके जेल में आए। अब तो अन्ना हजारे ने भी कहा कि हमारे आदमी की गलती है, शराब नीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आज भी वो पद से चिपके हुए हैं। तो ये जो पद से चिपकना, ये इनकी पदलोलुपता जनता जान चुकी है और जनता इनको माफ नहीं करेगी। इन्होंने कहा मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, सुरक्षा इन्हें ली, बड़े मकान में नहीं जाऊँगा, बड़ा मकान इन्हें लिया। ये जो भी बोलते रहे सब झूठ ही बोलते रहिए और झूठ की पोल खुल गई। इस बार का लोकसभा चुनाव आपको लगता है किन प्रमुख मुद्दों के आसपास केंद्रित रहेगा? लोकसभा का चुनाव तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश के क्या हिंदू क्या मुसलमान सब लोग मिलके भारत की एकता अखंडता के लिए रहेगा, विकास के लिए रहेगा, आपस में भाईचारे के लिए रहेगा, और भविष्य में भारत दुनिया का देश का नंबर 1 देश बने, इसलिए बनेगा। अच्छा, एक बात, आपका बहुत अच्छा अध्ययन भगवान कृष्ण को लेके भी है। भगवान राम को दूर से कोई भी परिभाषित करते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जबकि कृष्ण के बहुत सारे शेड्स दिखते हैं, बहुत सारे एंगल, सब अलग अलग तरीके से, सबके अपने अपने कृष्ण हैं। आपकी टिप्पणी? देखिए, भगवान राम हो भगवान कृष्ण हो, ये जीते जी मनुष्य से भगवान इसीलिए माने गए। कदम कदम पे इनने सुचिता का, आडंबर का, गलत भाव का विरोध किया और अपने कर्मों से सिद्ध करके बताया कि हाँ, समाज में ये कुरीतियाँ खत्म होना चाहिए, समाज को अच्छे कामों का संकल्प लेना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण तो आदर्श उदाहरण है, जिन्होंने कई मामलों में समाज को साथ लेकर के गोवर्धन पर्वत उठा के दिखा दिया। समाज में डर दूर करने के लिए कालिया नाग जैसे एक बड़ा उदाहरण है, लेकिन कालिया नाग से भी ना डरे, बल्कि उस पर नृत्य करके हिम्मत के साथ समाज में अपनी बहादुरी का सबसे अच्छा उदाहरण दिया है। कंस जैसे पराक्रमी को उसके घर में न केवल कंस को खत्म किया, बल्कि राजा उग्रसेन को, उनके पिताजी को वापस बिठा करके, सत्ता में कुर्सी ही सब कुछ है, इसका कुर्सी के बजाय समाज की ताकत बढ़ी है, ये उदाहरण भगवान कृष्ण ने दिया है। ऐसे कई उदाहरण है भगवान कृष्ण के, जो जीते जी हमको उनके प्रति श्रद्धा पैदा करते हैं। समाज में सुव्यवस्था स्थापित करने में भगवान कृष्ण का नाम ही पर्याप्त है। अच्छा, हमारे एमपी से उनका बहुत कनेक्शन है। आपके उज्जैन में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, यहीं उन्हें सुदामा मिले, यहीं उन्हें सुदर्शन चक्र मिला। तो एमपी को भी उस तरह से विकसित करेंगे आप भगवान कृष्ण के लिहाज से?
निश्चित रूप से भगवान राम और भगवान कृष्ण के कई लीला करने वाले स्थान है जहाँ उनका इतिहास जुड़ता है। तो ये जो इतिहास में ऐसे स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण की लीलाओं के जगह जगह चिन्ह मिलते, जैसे जाना पाओ परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया, इंदौर के पास पहाड़ी पे है। मैं जब टूरिज्म का चेयरमैन था तो हमने काफ़ी विकास वहाँ भी कराया। उज्जैन में सांदीपनि आश्रम है जहाँ भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद का अध्ययन किया। उस स्थान को हमने बहुत अच्छा कराया और इसका विकास कराएंगे। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण का नारायण नाग स्थान जो महिदपुर तहसील है उज्जैन में, वहाँ के हाथ भगवान कृष्ण और सुदामा का किस्सा जुड़ता है, तो उस स्थान को भी हम तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। रुक्मी से युद्ध हुआ धार के पास अमझेरा में, उस स्थान को भी तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। मैं स्वयं अभी थोड़े दिन पहले वहाँ गया था। ऐसे हमने विद्वानों से एक कमेटी बनाई है। भगवान राम और कृष्ण के जो जो स्थान है जिनका सीधा सीधा इतिहास दिखता है, वैसे स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित कराएंगे जहाँ भविष्य में भगवान राम कृष्ण से हमारी संस्कृति का परिचय करें। अच्छा, आपकी जाति यादव है, आप जैसे ही यूपी या बिहार जाते हैं तो बेचैन हो जाते हैं अखिलेश यादव या वहां पे लालू यादव का परिवार, इसे कैसे मानते हैं आप? देखिए, मेरी पार्टी, तो मैं पार्टी का धन्यवाद दूंगा। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूँ वहाँ हमारी संख्या बहुत थोड़ी सी है, वो 1000 भी नहीं है, लेकिन सब मिल करके मुझे जिताते हैं, बड़े बहुमत से जिताते हैं। तो लोकतंत्र में जाति के बजाय क्षमता, योग्यता का ही महत्व होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी कि मेरी पार्टी ये बात देखती है। माननीय मोदी जी ने तो केवल 4 जातियाँ बताई है, महिला, युवा, गरीब और किसान, और मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन ये जो वोटों में जातियों को ढूंढना, ये विपक्षी दल की आदत है और जनता इनको जवाब दे रही है। मेरे परिवार में कोई विधायक, सांसद नहीं रहा, लेकिन पार्टी ने मौका दिया इतना बड़ा। अब जिनके घर में आने के बाद बेटा ही बनेगा, स्वाभाविक रूप से उनको डर लगेगा। अब वो डरे तो डरे, लेकिन मैं अपनी पार्टी के इस उदात्त विचार को लेकर जाने में अपना गौरव समझता हूँ। अभी आप बीच में गए थे किसी सामाजिक कार्यक्रम में और बहुत तल्ख टिप्पणी आई वहां से कि बोले साहब ये तो विजिटिंग यादव हैं, ये यहाँ रहेंगे नहीं। वो क्यों घबरा जाती है यूपी में या बिहार में? अब ये तो वही जाने, क्योंकि जीवन भर जितने जातिवाद की राजनीति की, ये उनका विषय हो सकता है। मैं तो लोकतंत्र में हमारी पार्टी सबको लेके चलना चाहती, मैं उस ध्वज को लेके चलना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात और भी है, आप अभी तक ये मिथक था कि जो सीएम हैं वो उज्जैन नहीं रुकेंगे, आप उज्जैन गए हैं, आपने ये मिथक भी तोड़ दिया, क्या रीजन? देखिए, भगवान सबको जीवन देने वाले हैं। जाने अनजाने हमसे कई बार गलती हो जाती है, हम अपने कोई कहानी बना लेते हैं। ऐसे ही राजा विक्रमादित्य से लेकर के राजा भोज तक, भगवान कृष्ण के टाइम उनके ससुराल राजा सूरसेन की नगरी उज्जैन रही है, जहाँ पर उनकी अपनी मित्रवृंदा से विवाह हुआ। तो इतने राजा उज्जैन में पैदा हुए थे तो कोई नगर में शायद ही हुए होंगे। सम्राट अशोक यहाँ उज्जैन रहे, भर्तरी रहे, विक्रमादित्य रहे। तो ऐसे नगर में जब ये जो गलत मिथक था, मैंने कहा भगवान को अगर मारना तो नगर निगम की सीमा के में नहीं मारेंगे। अरे भगवान तो ब्रह्मांड में भी आपको नहीं छोड़ेंगे अगर उनको आपके प्राण लेना है तो मैं समझता हूँ ऐसी गलत बातों का मैं विरोध करता हूँ। और अपने मन से मैंने निर्णय किया कि मैं रात में विश्राम करूँगा और ये मिथक टूटा। मुझे धन्यवाद देना चाहूँगा उज्जैन की जनता को, सभी को, जिन्होंने मेरे इस विश्वास में साथ दिया। ऐसे प्रोग्रेसिव समय में, प्रगतिशील समाज में ऐसे ही नकारात्मक बातों से समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे इसे ही उदाहरण बन करके आगे बढ़ने में मजा आता है। अच्छा, एक बात और भी है, फिर से आपके कुछ निर्णय पे आते हैं जो बिल्कुल आम लोगों से जुड़े हुए डिसीजन आपने ज्वाइन करने के बाद लगातार 2, 3, 4, 5 लिए। ये माना जाए कि अब एमपी में आम लोगों की सरकार है? निश्चित रूप से आम लोगों की सरकार है। हम सब जानते हैं, मैं गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से निकल के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय चाय वाले बेचने के परिवार से निकल करके इतने बड़े देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाए, लेकिन गरीबों का ध्यान रखे, युवाओं का ध्यान रखे, महिलाओं का ध्यान रखे, समाज के सब वर्गों को लेके चले। ये आशा पे सरकार बनती है और हमको इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अभी जिस तरह से कांग्रेस के हाल हुए हैं, आप बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, लंबे वक्त से देख रहे हैं, कांग्रेस के पराभव की वजह क्या मानते हैं आप?
कांग्रेस की पराभव की बड़ी वजह एक ही है, एक परिवार का नेतृत्व। और इसी के कारण से बचे हुए दूसरे कारण है कि उन्होंने समाज को लड़ाने का अभियान जारी रखा। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, एक दूसरे को लड़ाओगे, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। साथ ही साथ आप नए नेतृत्व को मौका नहीं देते हो, दूसरे पे विश्वास नहीं करते हो। जो आप पुरानी जो अतीत की गलतियां हैं उससे सबक भी नहीं लेते हो। जब तक कांग्रेस अपना आत्म मूल्यांकन नहीं करेगी, सही लोगों को आगे नहीं बढ़ाएगी, लीडरशिप को डेवलप नहीं करेगी, कांग्रेस ऐसे ही पतन में जाएगी। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में उम्मीद करें कि 29 सीटें पूरी आपके खाते में? निश्चित रूप से 29 यहाँ से, और देश में भाजपा और सब परिवार मिला के 400 पार। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनको उम्मीद है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में न केवल मध्य प्रदेश की 29 बल्कि देश में बीजेपी 400 पार पहुंचेगी। प्रवीण दुबे, BSTV, भोपाल।